हेलो दोस्तों, मैं एसके पांडे। आज हमारे सामने अक्षय अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, जो इस बार 43rd रैंक इन्होंने यूपीएससी के एग्जामिनेशन में लाया है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने पहले प्रयास में ही इससे इतने बड़े एग्जामिनेशन को इन्होंने क्वालिफाई किया, और सबसे पहले उसके लिए इनको बधाई। थैंक यू। और अक्षय जी के बारे में मैं आपको बताऊं तो बेसिकली ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहा है सब्जेक्ट। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से किया। ये सिंगापुर से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन है। साथ ही साथ ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इनके फादर बिजनेसमैन हैं और अक्षय की एक बड़ी बहन है, उसके बाद अक्षय हैं। बहुत ही छोटे फैमिली हैं अक्षय। और आज इस एग्जामिनेशन में इतने अच्छे रैंक के साथ आज ये हमारे सामने बैठे हैं, उसके लिए एक बार फिर से मैं अक्षय को धन्यवाद देता हूं। और अक्षय, जैसा कि आप भी मानते हो कि या बहुत सारे छात्रों का यह मानना है कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना एक बहुत ही कठिन चुनौती है, लेकिन आज आप सक्सेस हो, तो आपका इस विषय में क्या सोचना है? सर, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने जो मुझे बधाई दी उसके लिए। वेलकम। सर, हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी कि ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है यूपीएससी की परीक्षा पास करना। उसके पीछे सर मैं एक ही कारण समझता हूँ कि जो इस एग्ज़ाम में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे हम सभी जानते हैं कि 5 से 6 लाख इसमें एप्लीकेशन होते हैं, और उसकी वजह से ये कंपटीशन इतनी बढ़ जाती है कि वही इस परीक्षा को बहुत मुश्किल कर देती है पास करना। तो सर, ये जो कंपटीशन का जो इस एग्जाम में एक मुश्किल जो एक डिफिकल्टी आती है, तो उसे मैं समझता हूँ कि उसे हम बड़ी आसानी से हम पार कर सकते हैं। उसके लिए हमें करनी होगी बहुत ही टारगेटेड अप्रोच जो इस परीक्षा के लगती है। यदि आप बिल्कुल टारगेट के साथ और आपकी पूरी एनर्जी के साथ यदि इस परीक्षा के लिए लग जाते हैं, तो मेरा मानना है कि आप इस कंपटीशन में सबसे आगे निकल सकते हो। चलिए अक्षय, आपने सही बताया कि इतने स्टूडेंट अपीयर्स होते हैं, सिलेक्शन रेशियो बहुत ही कम है। दूसरी बात अक्षय कि आखिर आपने इस एग्जामिनेशन में आप जो सफल हुए हैं आज और एक अच्छे रैंक के साथ में, तो इसके लिए क्या आपने कोई अलग से स्ट्रेटजी बनाया? क्या आपका प्लान था? जी सर, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैंने इसकी स्ट्रेटेजी मेरी कैसे बनाई। तो सर, मैं 2 अगस्त 2017 में मैंने इस परीक्षा के लिए पढ़ाई शुरू की थी, और मुझे जून 2018 में मुझे मेरी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देनी थी। तो यूँ समझिए कि मेरे पास तकरीबन 10 महीने का समय था तैयारी करने के लिए। तो मैं काफ़ी लोगों को फॉलो करता था इसके लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक प्लान बनाना चाहिए मेरी पढ़ाई के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो एक टारगेटेड यदि हम पढ़ाई करेंगे तो ही शायद हम इस कंपटीशन में टिक पाएंगे। तो सर, मैंने प्लान ऐसे बनाया कि मैंने सोचा कि मैं एक पूरे साल का टाइम टेबल बनाऊंगा पहले। वो मेरे साल के टाइम टेबल को मैं महीनों में बांटूंगा, महीनों से हफ्तों में बांटूंगा और फिर दिन में बांटूंगा। तो इस तरह से टारगेट पूरा करना है हर रोज जो हमने तय किया है। और फिर वैसे मैंने पढ़ाई की। तो अगस्त 2017 से लेकर तो जनवरी 2018 तक मैंने मेरे ऑप्शनल विषय जो कि इकोनॉमिक्स था उसे मैंने पूरी अच्छी तरह से पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए। और उसके साथ ही साथ जो हम बेसिक किताबें पढ़ते हैं इस परीक्षा में, कुछ किताबें ऐसी हैं जो हर किसी को पढ़नी होती है। एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँ तो जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, फिर उसके बाद में शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की किताब। तो ऐसी ये जो बेसिक बुक्स है ये भी सब मैंने पढ़ ली अच्छे से, उनके भी नोट्स बनाकर रख लिए। फिर फरवरी 2018 से मैंने पूरी तरह से प्रीलिम्स इस एग्जाम के लिए फोकस किया। उसके अंदर सर प्रीलिम में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा महत्व का होता है पहले के प्रश्नों को देखना, कि यूपीएससी के पिछले नहीं ज्यादा तो कम से कम 10 साल के प्रश्नों को देखना, कि मतलब आपसे जितना पॉसिबल हो उतना देखिए। पर मेरा मानना है कि कम से कम 10 से 12 साल के पीछे हमने देखना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, और मैंने वही किया।
रिवीजन किया और प्रश्न छुड़ाते गया। बिल्कुल सही अक्षय, आपने जैसे बताया कि इस एग्जामिनेशन को लेकर आज बहुत सारी परेशानियों का भी सामना हर छात्रों को करना पड़ता है, खासकर उस समय जब उन्हें किताबों का चयन करना होता है। तो किरण प्रकाशन के भी बहुत सारे किताब पब्लिश्ड होते हैं और हाल फिलहाल में यदि 4-5 सालों में देखा जाए तो बहुत सारी किताबें किरण प्रकाशन की पब्लिश्ड भी हुई है जो यूपीएससी के रिगार्डिंग, जिसमें बहुत सारे सफल छात्रों का भी योगदान रहा है। तो किरण प्रकाशन के बारे में और इससे संबंधित जो पुस्तकें हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने किसी पुस्तक का अध्ययन किया या नहीं? जी सर, बिल्कुल। मैं ये कहना, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि इस परीक्षा में इतनी सारी किताबें होती है और इतना सारा मटेरियल होता है पढ़ने के लिए कि हम कौन सी किताब पढ़े और कौन से मटेरियल को फॉलो करें, ये एक बहुत मुश्किल प्रश्न हो जाता है और वहीं पे हम कहीं एक तरह से खो जाते हैं। तो सर, इस परीक्षा में मैं ये मानता हूँ कि यदि चीजें या फिर हमारा मटेरियल या जो भी हमें चाहिए वो यदि एक जगह हमें मिल जाए संगठित, कि हमें 10 जगह ढूंढना ना पड़े, बस एक ही जगह पे यदि हमें एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में यदि चीजें मिल जाए तो उससे बढ़िया चीज कोई नहीं हो सकती। तो सर, ये जो किरण प्रकाशन की जो एक किताब है जो कि जिसमें पिछले 30-35 सालों के जो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं प्रिलिमिनरी परीक्षा के लिए, तो ये एक बहुत ही बढ़िया मतलब एक रिसोर्स है। और जो कि सर ये यहाँ रखी हुई है, मैं बताना चाहूँगा कि ये वाली जो किताब थी ये मैंने मेरे प्रिलिमिनरी एग्जाम के पहले मैंने इसको खोल के देखा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि सर इस किताब की खास बात ये है कि इसके अंदर आपको पिछले 30 से 35 सालों के प्रश्न मिल जाएंगे, वो भी सब्जेक्ट वाइज इन्होंने सॉर्ट करा हुआ है और उसके साथ ही साथ प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप प्रश्न भी छुड़ा लेते हो और उसके साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाता है। तो सर ये बहुत ही बढ़िया किताब है और मैं ये सभी को रेकमेंड करना चाहूँगा। बिल्कुल। अक्षय, आपको इस एग्जामिनेशन के लिए आप किससे इंस्पायर्ड थे? और दूसरी चीज कि आपको किससे मोटिवेशन मिला या आप इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सर, सफलता का श्रेय तो सबसे पहले मैं आपके आखिरी प्रश्न का जवाब दूंगा। सफलता का श्रेय तो सर मैं सबसे पहले तो परमेश्वर को देना चाहूँगा, भगवान को देना चाहूँगा। उसके पीछे एक ही कारण है कि ये पूरे मेरे पढ़ाई के दौरान एक परमेश्वर की कृपा से कहिए कि मैं बीमार नहीं पड़ा, मैं स्वस्थ रहा, मेरे आजू बाजू का जो वातावरण था वो भी अच्छा रहा। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ऊपर कृपा थी कि सभी जो हम फैक्टर्स कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं वो मेरे फेवर में थे। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं भगवान को शुक्रिया करना चाहूँगा। दूसरी चीज़ सर, सबसे बड़ा मुझे योगदान था मेरी सफलता में मेरे माता पिता का। हाँ, वैसे तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी ने ही मुझे ये सपना दिखाया था सिविल सर्विसेज करने का। जैसा कि सर आपने कहा, मेरी तो एक बिजनेस फैमिली है, तो मेरे घर से मैं एक पहला हूँ जो आईएएस की परीक्षा में पास हुआ हूँ। तो लेकिन ये तो मुझे फैमिली से ऐसा किसी से डायरेक्ट इंस्पिरेशन नहीं था, लेकिन चूंकि मेरे पापा भी एजुकेशन में काफ़ी इंटरेस्टेड थे हमेशा से, तो पापा की इच्छा थी कि मैंने ये सिविल सर्विसेज ट्राई करनी चाहिए। तो सपना उन्होंने दिखाया और सर मुझे मोटिवेशन भी मेरे मम्मी पापा से ही मिला, क्योंकि वो सोशली काफ़ी एक्टिव होते हैं। हालांकि वो बिजनेस में है लेकिन काफ़ी सोशल वर्क करते हैं। तो उसकी वजह से और पापा ने कहा कि यदि तुम्हें भी यदि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है और देश के लिए कुछ करना है तो सिविल सर्विसेज ये एक बेस्ट करियर ऑप्शन है सर उसके लिए। सर जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे मैं कहना चाहूँगा कि मैं मेरे दीदी और जीजाजी के साथ में रहता था। तो मेरे दीदी और जीजाजी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है मेरी सफलता में, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं। वो मेरे लिए मूवीज़ नहीं देखने जाते थे, शाम में रेस्टोरेंट नहीं जाते थे। तो सर ये सब बातों का जैसे मैंने कहा ये एक मेरे बहुत ज़्यादा फेवर में थी और उसी की वजह से आज शायद ये सफलता मुझे हासिल हुई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके सफलता में आपके परिवारों का योगदान रहा। अक्षय, जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस एग्जामिनेशन में 2 पैटर्न है। पहले ऐसे तो 3 लेवल का एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, लेकिन फर्स्ट यदि देखें तो 2 पैटर्न है, प्रीलिम्स और मेंस का। तो इसके लिए कैसे आपने तैयारी किया? पहले आपने प्रीलिम्स को प्रिपेयर किया या फिर मेंस को आपने तैयार किया या फिर दोनों आप साथ साथ लेकर चल रहे थे? जी सर, यदि हम सिलेबस देखें प्रीलिम्स और मेंस का
तो हमें ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा। जैसे जनरल स्टडीज़ की यदि बात की जाए तो टॉपिक्स मोर और लेस सेम ही होते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। सिर्फ बात ये होती है कि प्रीलिम के अंदर वो थोड़ा सा आपका स्कोप ऑफ नॉलेज ज़्यादा चेक करते हैं कि आपको कितनी अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है, और मेंस रिटन परीक्षा के अंदर वो ये चेक करते हैं कि आपकी एनालिसिस कितनी डीप होती है, आप कितना सोचते हो अलग अलग एंगल से। तो सर जैसे किताबें तो अलग अलग नहीं है, किताबें तो एक ही होती है, लेकिन एक थोड़ा सोचने का तरीका बदल जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैंने अगस्त 2017 से जब पढ़ाई शुरू की थी, तो पहले मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दिया था ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से वही हमारा रैंक भी डिसाइड करता है और उसमें मार्कों का डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मेंस की तैयारी में ये कहूँगा कि मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी हम शुरू के 4-5 महीने जब पढ़ते हैं तो साथ ही में करते हैं। उसमें मेंस में थोड़ा ज़्यादा हमारा फोकस होता है, और फरवरी मार्च के बाद, यदि आपकी परीक्षा जून में है तो फरवरी मार्च के बाद से आप कंप्लीटली प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना मतलब जैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर छुड़ाना और रिवीजन करना, अपनी खुद की नोट्स जो आपने बनाई है उसी को रिवाइज करना। तो सर मेरे ख्याल से इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है, लेकिन प्रीलिम फोकस आपने फरवरी मार्च के बाद ही करना चाहिए। अक्षय, यदि प्रश्नों को देखा जाए हाल फिलहाल में, तो आज बहुत सारे प्रश्न आपको न्यूज़पेपर से रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल करंट बेस्ड होता है। तो समाचार पत्रों के बारे में आपका क्या मानना है, या कैसे फिर उसे समाचार पत्रों को पढ़ते हुए उसे इंटरलिंक कैसे किया जाए क्वेश्चन के साथ में, पेपर के साथ में? जी सर बिल्कुल, जैसे कि इस एग्जाम में करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारा। यदि हम जीएस के पेपर्स देखें तो जीएस 2, 3 और स्पेशली ये 2 विषयों में थोड़ा ज़्यादा इसका रोल होता है। और यदि आपका ऑप्शनल विषय समझो पॉलिटिकल साइंस है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के विषय है, या फिर इकोनॉमिक्स भी है, तो इन विषयों में भी करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो सर उसके लिए न्यूज़पेपर ही एक सबसे बढ़िया सोर्स होता है करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन सर मैं ये मतलब ओवर द टाइम जब मैंने इस परीक्षा की पढ़ाई शुरू की थी, तो ओवर द टाइम मैंने ये समझा कि हमें न्यूज़पेपर में हर चीज़ नहीं पढ़नी होती है। तो जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती है कि जो बहुत ही लोकल इशू होता है कि जो इस परीक्षा में नहीं आने वाला है, या जो सिलेबस से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी न्यूज़ हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ने में हमारा समय बर्बाद होता है, हमें दूसरी भी कई चीज़ें करनी होती है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो मैं यही कहूँगा न्यूज़पेपर पढ़ने का, कि आप यदि आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कोई हेडलाइन पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये शायद सिलेबस में कहीं ना कहीं इसका लिंक है, तो आप वो न्यूज़ पढ़िए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो सर मैं 2 न्यूज़पेपर फॉलो करता था, एक तो द हिंदू और दूसरा द मिंट, तो इससे मैंने तैयारी की थी। अक्षय, जैसा देखा जाए तो मुख्य परीक्षा के लिए 4 पेपर हैं, जिसमें एक पेपर बिल्कुल अलग हटकर है, जो पेपर 4 है इथिक्स जी। तो उसके लिए आपने कैसे तैयारी किया और केस स्टडी को आप कैसे सॉल्व किए? सर जीएस 4 जो एथिक्स का जो पेपर होता है हमारा, वो पेपर के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें कोई खास किताब या टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे सर मैंने तो उसके लिए ऐसा समझिए कि काफ़ी अलग अलग सोर्सेस फॉलो किए थे। एक स्ट्रेटेजी उसमें मैंने ये बनाई थी कि जीएस 4 के सिलेबस में जो जो भी शब्द है, जो भी वर्ड्स है, जैसे एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी, एटीट्यूड, एम्पैथी, कंपैशन, तो ये जो वर्ड्स है उस सिलेबस के अंदर, मैंने ये सोच लिया था कि मैं इन सभी वर्ड्स का मैं मीनिंग अच्छे से देख कर जाऊंगा कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने ऐसा एनालिसिस किया था कि यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं के अराउंड पूछे जाते हैं। तो यदि आपको कोई एथिक्स या इंटीग्रिटी का आपको प्रश्न लिखना, कोई उत्तर लिखना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो जानना होगा कि इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो मैंने वही किया कि मैंने अलग अलग सोर्सेज से उनके मतलब देखे। साथ ही साथ सर मैंने ये भी किया कि मैं हर एक शब्द से रिलेटेड एक एग्जाम्पल मेरे पास रखूंगा रेडी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रिटी है जो शब्द है, तो इसकी मैंने मीनिंग तो देख ही लिया, लेकिन साथ ही साथ में मैंने एक इंटरनेट बोलो या कोई किसी किताब के जरिए मैंने एक ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढ लिया कि जहाँ पे इंटीग्रिटी ये वैल्यू शो करती है। तो सर ऐसे हर शब्द के लिए यदि हम करें तो एथिक्स के जो आधा पार्ट होता है वो कवर हो जाता है। अब आधा जो बचा हुआ पार्ट होता है वो केस स्टडी होता है। सर केस स्टडी के अंदर भी वो यही चेक करते हैं हमारी अलग अलग वैल्यूज की, आप किसी
सिचुएशन को आप जब फेस करते हो तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो केस स्टडी के लिए सर एक सिंपल ढांचा यदि मैं कहूँ तो वो यही है कि आप सिलेबस को ध्यान में रखिए कि कौन कौन सी वैल्यूज हमारी टेस्ट हो रही है और किसी केस स्टडी के अंदर हम वो वैल्यूज किस तरह से दिखा सकते हैं, तो वो हमें ध्यान में रखना है। और केस स्टडी का आंसर सर मैं तो यही कहूँगा कि पूरा दिल से लिखिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि उसके अंदर जो आप दिल से लिखते हो या तो उसमें हमारा एक यूनिकनेस होता है कि हमारे दिल से आई हुई बात शायद से कोई किसी और के दिल से नहीं आ रही होगी, तो वो यूनिकनेस को हमें यहाँ पे क्रेडिट दिया जाता है। तो सर GS4 के लिए शायद ऐसे ही प्रिपेयर करना चाहिए। अच्छा, यदि देखा जाए तो मुख्य परीक्षा ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही लेंदी सिलेबस है यूपीएससी का, तो उसके लिए आपने कैसे मैटर को कलेक्ट किया, किस प्रकार से आपने शॉर्ट लिस्ट किया? हाँ जी सर पहले तो सिलेबस मैंने देखा कि सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस के हर टॉपिक के लिए मैंने कई ब्लॉग्स फॉलो किए पिछले टॉपरों के या फिर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखे। तो उसके अंदर मुझे एक मैंने अलग अलग लोगों से जो उनके बुक लिस्ट थी वो मैंने फॉलो की और उसमें से एक सिलेबस कॉपी के आगे मैं लिखता गया कि इस टॉपिक के लिए मुझे ये फॉलो करना है, इस टॉपिक के लिए मुझे ये किताब पढ़नी है या ऑनलाइन ये रिसोर्स फॉलो करना है। तो सर वैसे एक बार मैंने लिस्ट बना ली और फिर जैसा मैंने कहा कि मैंने मेरा टाइम टेबल बनाया था, तो उस टाइम टेबल के अंदर मैं फिट करता गया कि मुझे आज इतना इतना ये खत्म करना है। तो सर सिलेबस लेंदी तो बहुत है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है कवर करना, और यदि आप बिल्कुल टारगेट के साथ में आप उसे खत्म करते हो तो मुझे लगता है कि GS 1, 2 और 3 ये 3 पेपर 1 से 1.5 महीने के अंदर कवर हो सकते हैं, उनका जो स्टैटिक पोर्शन है वो। तो वैसे ही मैंने किया और सर बस हो गया उस तरह से। तो अक्षय, बहुत सारे छात्रों का यह भी मानना है कि क्लास तो करना अलग है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्लास भी करते हैं, बहुत सारे किताबों का अध्ययन भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे छात्रों के मन में यह प्रश्न उठता है कि नोट्स को कैसे तैयार किया जाए और नोट्स तैयार करना अनिवार्य मानते हैं। तो आपने उसके लिए क्या किया या आपका क्या मानना है? जी सर ये बात बिल्कुल सही है कि नोट्स बनाना ही चाहिए, क्योंकि सर नोट्स का एक सबसे बड़ा फायदा तो रिवीजन के टाइम पे होता है। जैसा कि हमने कहा कि इस परीक्षा का सिलेबस बहुत ही बड़ा होता है, तो आप जब परीक्षा के 1 महीने पहले या 15 दिन पहले जब आप रिवाइज करने बैठते हो तो आप 10 अलग अलग किताब नहीं पढ़ सकते हो, तो आपको सभी चीजें एक जगह पे चाहिए होती है कंसोलिडेटेड फॉर्म में। तो उस टाइम पे आपकी खुद से हाथ की बनाई हुई नोट्स काम में आती है। तो सर मेरा ये मानना है कि यदि आपको नोट्स बनानी है तो नोट्स बनाने की स्ट्रेटेजी एक ही होनी चाहिए कि आप उसको जितना क्रिस्प बना सको उतना क्रिस्प बनाइए, ताकि रिवीजन में आपको आसानी हो। सर आप यदि मेरी बात पूछेंगे तो मैंने GS 1, 2 और 3 के लिए यूँ समझिए कि हर इसके लिए मेरी 200 से 250 पेजेस से ज़्यादा नोट्स नहीं थी, और 200 पेजेस एक दिन में रिवाइज करना संभव होता है। और यदि आप एक ही सब्जेक्ट की यदि आप 4 या 5 जगह पे आपकी नोट्स होती है तो आखिरी में उन्हें रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नोट्स को यही बात को ध्यान में रख के बनाना चाहिए कि हमें उन्हें रिवाइज करना है परीक्षा की कम से कम 3-4 बार, और सर तो जितनी क्रिस्प बना सके उतनी क्रिस्प बनाई जाए। अक्षय, जैसा कि आपने बताया भी कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय जो है वह इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स रखने के पीछे क्या कारण था? सर इकोनॉमिक्स मेरे लिए एक बहुत ही नेचुरल चॉइस था, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेरा मास्टर्स मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, और सर वो सब्जेक्ट मुझे पसंद भी है, मुझे वो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, आई एंजॉय दैट सब्जेक्ट। तो सर बस वही एक कारण था कि मैंने इकोनॉमिक्स चुना। अच्छा अक्षय, जैसा कि आप भी जानते हैं, आपने अनुभव भी किया होगा कि प्रीलिम्स के रिजल्ट और मेंस के एग्जाम के बीच में बहुत कम समय होता है जी। और उस समय GS के 4 पेपर, ऑप्शनल पेपर, एसे का पेपर, ये सारे पेपर भी होते हैं, करने होते हैं। तो उसके लिए आपने किस तरीके से टाइम को डिवाइड किया कि कितने टाइम मुझे GS के लिए देना है, कितने टाइम मुझे ऑप्शनल के लिए देना है, क्या प्लान था आपका? सर जैसे ही प्रीलिम्स की एग्ज़ाम हमारी ख़त्म हुई थी तो उसके बाद मैंने एक 4-5 दिनों का थोड़ा ब्रेक लिया था और मैं घर चला गया था थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के बाद में। यूँ समझिए 1 हफ्ते के बाद में मैंने ऑप्शनल विषय को उठाया। तो सर जैसा मैंने कहा कि मेरी ऑप्शनल की तैयारी जैसे नोट्स वगैरह सब कुछ पहले से तैयार हो चुका था, तो मैंने एक 20 से 25 दिनों में मैंने मेरे ऑप्शनल को रिवाइज किया, और उसके बाद में सर मैंने जनरल स्टडीज़ शुरू की।
तो सर जनरल स्टडीज़ के लिए मैंने पहले सिलेबस देखा कि मुझे कितना कवर करना है, मेरा कितना हो चुका है, और उसके हिसाब से। पर सर एक्चुअली मेरा ऐसा था कि मेरी जीएस की नोट्स नहीं बनी हुई थी, मैंने सिर्फ पढ़ रखा था और जो भी किताबें फॉलो की थी उनमें मैंने हाईलाइट कर रखा था। तो अभी मेरे सामने टास्क था, मेरे पास में तकरीबन 70 to 80 डेज थे और मुझे नोट्स बनाने थे रिवीजन के लिए। और सर मैंने फिर डिवाइड किया समय को कि GS 4 के लिए इतना समय, 2 और 3 के लिए भी इतना इतना समय, 1 के लिए भी इतना समय। और सर जहाँ तक मेरा ध्यान है, मुझे हर विषय के लिए 10 दिन लगे थे। तो 40 दिनों में मेरी जीएस की नोट्स तैयार हो गई, रिवीजन भी हो गया और ऑप्शनल विषय पहले ही कर लिया था। और फिर इसके बाद में जो बचे हुए 20-25 दिन थे उनमें मैंने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की और मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी पेपर सॉल्व किए। अच्छा, बहुत सारे आज स्टूडेंटों को समय को लेकर बहुत सारे वे अवधारणाएं हैं। कुछ लोगों को यह भी मानना है कि तकरीबन 10 से 12 घंटा 14 घंटा पढ़ना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि 8 घंटा पढ़ना चाहिए, और हर सेलेक्टेड कैंडिडेट भी अलग अलग अपना अनुभव बताते हैं। आपका क्या मानना है और आपने कितने घंटे प्रतिदिन तैयारी किया? सर ये बात बिल्कुल सही है कि हर किसी का अपना एक पढ़ने की स्पीड और एफिशिएंसी अलग अलग होती है, इसीलिए अलग अलग समय लगता है सभी को। सर मेरी बात करूँ तो सर मुझे तो एक लगता है कि हमने यही ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो टारगेट बना रहे हैं वो पूरा हो, फिर चाहे उसे दिन में 14 घंटे लगे या 7 घंटे लगे। तो सर मेरी बात करूँ तो जैसे मैं अगस्त 2017 से लेकर तो फरवरी 2018 तक मैं जॉब भी कर रहा था और पढ़ाई कर रहा था। तो उस समय पे वीक डेज में, मतलब सोमवार से शुक्रवार, मैं दिन में 3 घंटे ही पढ़ पाता था, लेकिन शनिवार रविवार में 12 से 14 घंटे देता था। तो सर इस तरह से मेरी हफ्ते में 40 से 45 घंटे पढ़ाई हो जाती थी। फिर उसके बाद में जब मैंने मेरी जॉब छोड़ के जब मेरे पढ़ाई चालू की फरवरी या मार्च 2018 से, उस समय सर मेरे तो मतलब मेरा दिन पढ़ाई से शुरू होता था और ख़त्म भी उससे होता था। बट फिर भी ऑन एन एवरेज यूँ समझिए कि 12 घंटे प्रतिदिन तो मेरी पढ़ाई होती थी। तो एक 70 आवर्स पर वीक हम कह सकते हैं कि मैंने बाद में पढ़ाई की। अच्छा, आज बहुत सारे स्टूडेंटों के बीच में आंसर राइटिंग को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, और मुझे यह विश्वास है कि आपको सुनने के बाद शायद लोगों की कॉन्सेप्ट बदल जाए। तो आंसर राइटिंग में क्या अप्रोच रखना चाहिए, या आपने कौन सा अप्रोच रखा, बुलेट पॉइंट में या पैराग्राफ स्टाइल में? तो किस तरीके से आप अप्रोच लेकर चले? जी सर, हाँ, जैसे ये हमारी जो यूपीएससी की परीक्षा होती है, ये मैं हमेशा से ये मानते आया हूँ कि ये एक कम्युनिकेशन की आपकी टेस्ट होती है कि आपके अंदर जो भी नॉलेज है तो वो आप कितनी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो हमारी जो मुख्य परीक्षा जो होती है, मेंस एग्जामिनेशन, उसमें रिटर्न पेपर्स में वो यही देखते हैं कि आपको जो भी नॉलेज है, आपने जितनी भी हजारों किताबें पढ़ी है, वो आप कितनी अच्छी तरह से लिख पा रहे हो एक 150 से 200 शब्दों में। और 3 घंटे का हमारे पास में समय होता है, उसमें हमें 20 प्रश्न लिखने होते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये बन जाता है कि आपकी राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। तो आंसर राइटिंग के लिए एक अप्रोच ये होनी चाहिए कि सबसे पहले तो यदि आपकी राइटिंग स्पीड यदि स्लो है तो आप उसे बढ़ाइए, क्योंकि इसके अंदर आप कोई प्रश्न ना लिखे आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके 10 से 15 मार्क यूं ही फिर चले जाते हैं। तो आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहली बात तो आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ाइए। दूसरी बात सर, मैं हमेशा से बुलेट पॉइंट्स इसको मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि जैसे मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया हूँ, तो हम इंजीनियर लोगों को हर चीज़ थोड़ा शॉर्ट में लिखने की आदत होती है, क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले होते हैं उन्हें होती है थोड़ी पैराग्राफ में और थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव लिखने में। लेकिन ये हमेशा से मेरी एक आदत रही है कि मैं बुलेट पॉइंट्स में लिखता हूँ और क्रिस्प लिखता हूँ, और उसकी वजह से मेरा पेपर भी ख़त्म होता है। तो सर आप बुलेट, मतलब ऐसे कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आप बुलेट पॉइंट में लिखिए या पैराग्राफ में लिखिए, लेकिन एक मानना मेरा ये है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो सामने वाले को आंखों के सामने दिखना चाहिए एक ही झलक में कि आपने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो उसके लिए आप अंडरलाइन कर सकते हैं, यदि आपने पैराग्राफ में भी लिखा है तो आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करिए, थोड़ा सा हाईलाइट करिए, ताकि वो पढ़ने वालों की आंखों में पहली झलक में ही दिख जाए। और सर मेरा और एक चीज़ था कि मैं थोड़ा हमेशा से खुला खुला लिखता था,
तो आप जगह का बिल्कुल भरपूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि काफ़ी स्पेस होता है यूपीएससी में। 2 पेजेस होते हैं 150 शब्दों के लिए और 3 पेजेस होते हैं 250 शब्दों के लिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट स्पेस होता है। तो आपके आंसर को थोड़ा सा खुला खुला लिखिए, ताकि वो पढ़ने वाले को अच्छा भी लगे और उसे दिखाई भी दे कि आपने क्या लिखा है। बहुत सही आपने बताया। और अक्षय, जैसा कि आपने अभी बताया भी कि शब्द सीमा भी निर्धारित है, जी और हम सब भी जानते हैं कि 200 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। तो शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए आपने किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया? जी सर, शब्द सीमा तो हमें इसमें बिल्कुल पालनी ही होती है। यदि आपने वो नहीं पाली है, आप ज़्यादा लिख दिए, तो आपको शायद आपका शायद पेपर खत्म नहीं कर पाओगे। तो सर उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में हमें थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, वो कला हासिल करने के लिए कि हम उतने ही शब्दों में बिल्कुल सही आंसर कैसे लिखें। जब मैं शुरू में लिखता था तो मैं थोड़ा जो इररिलेवेंट स्टफ होता है वो भी काफ़ी लिख देता था। तो उसकी वजह से मेरे या तो पेपर खत्म नहीं होता था, या तो जो महत्व के पॉइंट्स है वो मैं मेरे आंसर में डाल नहीं पाता था। शुरू में जो इररिलेवेंट है वो लिख देता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस की आंसर राइटिंग की, वैसे वैसे मैंने वो एक कला डेवलप कर ली कि सीधे आंसर, जो क्वेश्चन में जो पूछा है, तो आंसर में बिल्कुल उसी के ऊपर अटैक करना है। आपकी पहली लाइन में ही होना चाहिए कि आप सीधे प्रश्न जो पूछा गया है उसी को आप सीधा अटैक कर रहे हैं। तो मेरा हमेशा से यही होता था कि मैं एक 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखता था और उसके बाद में सीधा मैं आंसर पे लिखना, मुख्य आंसर पे आ जाता था। अक्षय, टेस्ट सीरीज के बारे में आपका क्या मानना है? जैसे कि चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, दोनों जगह टेस्ट सीरीज को बहुत सारे स्टूडेंट प्रायोरिटी भी देते हैं। सही है। तो टेस्ट सीरीज के बारे में आपका क्या मानना है? कितना यूजफुल होता है, कितना हेल्पफुल होता है एक स्टूडेंट के लिए? सर टेस्ट सीरीज तो मेरे ख्याल से मेंस में तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि उसी से आप एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो कि क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि आप बिल्कुल एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट होता है कि 3 घंटे में आप 20 प्रश्न लिख रहे हो, और बिल्कुल वैसे कि वैसे आपको जैसा यूपीएससी में पेपर आता है वैसा पेपर आपको मिलता है। तो आपका एक तरह से प्रैक्टिस होती है, एक रंगीत तालीम होती है कि आप लिख सक रहे हो या नहीं। तो सर मेंस की परीक्षा में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। प्रिलिमिनरी परीक्षा में भी सर टेस्ट सीरीज का महत्व है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो हम घर में भी कर सकते हैं। तो आप जैसे कि हमें ऐसे कंपाइलेशंस मिलते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के, तो आप इन्हें घर पे ले आइए, घर पे ही आप सॉल्व करिए, या फिर मार्केट में भी आपको जो भी प्रश्न पत्र का मिलती है प्रीलिम्स के लिए, तो आप वो कर सकते हैं। अक्षय, जैसा अभी आपने चर्चा भी किया, टेस्ट सीरीज से संबंधित हम लोगों का चर्चा चल भी रहा था, तो प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर आपका क्या अवधारणा है? क्या यह इम्पोर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए? सर इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि इसके बिना हो ही नहीं सकता है, ये तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा। क्योंकि सर इसके पीछे कारण ये है कि जब हम प्रीवियस ईयर्स पेपर हम सॉल्व करते हैं, तो हमें एक यूपीएससी किस तरह से प्रश्न पूछती है वो पता चल जाता है। तो क्योंकि कभी कभार क्या होता है सर, मैंने देखा है कि हम यदि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हम यदि पेपर सॉल्व करते हैं, तो हर इंस्टीट्यूट की अपनी एक साइकोलॉजी होती है प्रश्न पेपर सेट करने की, उनके आंसर्स देने की। तो यदि हम सिर्फ वही हम सॉल्व करें, तो हमारी साइकोलॉजी भी एक उस तरह से बनने लगती है। लेकिन यदि हम इसके साथ ही साथ यदि हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करें, तो हम यूपीएससी के जोन में चले जाते हैं और आखिर हमें परीक्षा यूपीएससी की पास करनी है। तो इसीलिए सर बिल्कुल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर तो करना ही करना है, क्योंकि मेरा मानना है कि इसके बिना आप नहीं समझ पाओगे कि इस परीक्षा में आखिर पूछा क्या जाता है। यानी दोनों में ही महत्वपूर्ण है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। जी जी बिल्कुल। अक्षय, यदि देखा जाए तो जैसा कि आपने आज सफलता भी पाया और मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू आपने दिया, तो इंटरव्यू के लिए आपने किस तरीके से तैयारी किया? जी सर इंटरव्यू में सबसे महत्व का होता है आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके अंदर हमारे एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, आपने यदि कहीं जॉब किया है उसके बारे में होता है, और आपके इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज़ क्या है। तो आपकी जैसे एक तरह से पूरी ज़िंदगी के बारे में उसमें लिखा होता है कि आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम तक क्या किया है। तो सर सबसे महत्व की चीज़ इंटरव्यू में तो ये होती है कि आप अपने बारे में अच्छे से तैयारी करें, जो कि आपने डेफ में लिखा है, क्योंकि डेफ में से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपके डेफ में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई इंटरेस्टिंग हॉबी है, तो वहाँ से प्रश्न आप जरूर एक्सपेक्ट करेंगे।
तो उस हॉबी के बारे में भी हमने जैसे थोड़ा जानकारी हासिल करनी चाहिए कि उसके थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स वगैरह यदि कोई है तो वो हमें करनी चाहिए। दूसरी चीज़ सर, इंटरव्यू के अंदर मेरा ये मानना है कि हमारे जो मेंटर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा एक रोल होता है, क्योंकि सर मेरे मेंटर जो रहे हैं वो श्री महेश भागवत जी, एक जो कि आज तेलंगाना कैडर में एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। तो सर उन्होंने मुझे मेरे इंटरव्यू के लिए उन्होंने वही मेरे मेंटर थे, और मेरी उनसे काफ़ी बार फ़ोन पर चर्चा होती थी, तो वो मुझे बताते थे अक्षय इस तरह से प्रिपेयर करो, इस तरह से प्रिपेयर करो। तो और ये प्रश्न आपको शायद आ सकता है, और आखिर मतलब उन्होंने जो जो भी मुझे कहा, तो मेरे इंटरव्यू में एक यूँ समझिए कि मोर देन 50% क्वेश्चन में उनसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। और मेंटर का एक होने का और एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी भर देते हैं कि अपने देश को लेकर, अपनी सोसाइटी को लेकर, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप शायद से कुछ चीज़ों को लेकर आप पेसिमिस्ट हो, लेकिन मेंटर आपको ऑप्टिमिस्ट बना देता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात इंटरव्यू के लिए कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके इंटरव्यू के एक 15 दिन, एक महीना पहले जो भी दुनिया में या हमारे देश में जो भी हुआ है उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, और मुझे भी आए थे। तो सर इंटरव्यू के टाइम पे न्यूज़पेपर रीडिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, ऐसे तो आपने बहुत अच्छा रैंक लाया है, लेकिन यदि यह रैंक नहीं होता, ऐसे तो मुझे तो शायद आप भी जानते हो कि आपको आईएएस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यदि आईएएस नहीं मिला, खैर उसकी संभावना है नहीं, तो फिर अगले बार के लिए आप किस तरीके से और क्या प्रिपरेशन करते? क्या आपको लगा कि कुछ कमियां रह गई, उसे और ठीक किया जा सकता है, तो कैसे करते? सर हाँ, जैसे मैंने अभी ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था क्लियर करने के लिए, तो काफ़ी कमियां रही हैं मेरे प्रिपरेशन में, लेकिन एक जैसा मैंने कहा कि एक भगवान की कृपा से मेरा पहली बारी में ही निकल गया। तो सर यदि मुझे दूसरा अटेम्प्ट देने का यदि यदि मुझे नौबत आती, तो मैं ज़रूर दो चीज़ों पे काम करता। एक तो सर मेरी थोड़ी आंसर राइटिंग के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंसर राइटिंग की इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि प्रीलिम्स के बाद मैंने मेरी थोड़ी जनरल स्टडीज़ के नोट्स वगैरह बनाए थे, तो आंसर राइटिंग की मेरी थोड़ी प्रैक्टिस कम हो गई थी। इसकी वजह से यदि आप देखोगे तो मेरे जनरल स्टडीज़ के अंदर मार्क कुछ इतने अच्छे नहीं आए हैं, मतलब हालांकि अच्छे हैं लेकिन फिर भी दूसरों के तुलना में इतने बढ़िया नहीं है। तो मैं ज़रूर एक जनरल स्टडीज़ के ऊपर फोकस करता, आंसर राइटिंग और मेरा सुधारता। और दूसरी चीज़ सर, ऑप्शनल के ऊपर भी थोड़ा और ज़्यादा मैं काम कर सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ और थोड़ा स्कोप था करने के लिए। तो सर बस यही दो चीज़ें मैं यानी समझता हूँ। आपको इन दो चीजों की कमी है, जिसके वजह से आपको ये भी लगा कि शायद ये दोनों कमी यदि नहीं होता तो आपके रैंक और ऊपर और आते। अच्छी आ सकती थी। ठीक ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात। अक्षय, आगे जो फ्यूचर में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो आपके वीडियो को देख भी पा रहे होंगे, जो आपसे मोटिवेट भी हो रहे होंगे और बहुत उम्मीद लगाए हुए भी होंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार से उन्हें तैयारी करना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जैसे आज के 1 साल पहले मैं भी एक बहुत फ्रेशर ही था, तो 1 साल पहले मेरे मन में क्या क्या प्रश्न थे, तो मैं शायद से यदि उन प्रश्नों का यदि मैं आज जवाब दे पाऊँ तो मैं किसी को हेल्प कर पाऊँगा। सर पहला प्रश्न तो ये होता है हमारे मन में इस परीक्षा को लेकर कि हमें आखिर कितने रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, क्योंकि एक ही विषय के लिए आपको 10 रिसोर्सेज मिलेंगे। तो सर मैं तो ये कहूँगा कि एक जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट होती है, तो आखिर मैंने यही सोचा कि क्योंकि 10 लोग आपको 10 चीज़ें बताएंगे, तो लेकिन आपको 10 चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि इस परीक्षा में कंपटीशन जैसे कि बहुत ज़्यादा है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप यदि ये नहीं करेंगे तो आप शायद पीछे छूट जाएंगे, ये नहीं करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो एक ये होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम कितनी गहराई में जाए किसी भी विषय के। तो क्योंकि क्या होता है कि कोई भी विषय हो, आप जैसे हिस्ट्री आप विषय ले लीजिए, तो हिस्ट्री विषय के अंदर आपको कितनी गहराई में जाना है। यदि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, आपको सिर्फ जनरल स्टडीज के लिए हिस्ट्री पढ़ना है, तो हाउ मच डेप्थ यू शुड गो। तो सर ये जो दो चीज़ें होती है, एक तो नॉलेज की गहराई और दूसरी चीज़ मतलब कंपटीशन के लिए कितने हम रिसोर्सेज फॉलो करें, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो सर मेरा ऐसा मानना है कि इसके लिए हमें एक गोल्डन मीन ढूंढ के निकालना चाहिए कि हमें इतना इतना इसमें नॉलेज की गहराई तक जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमें इतना सफिशिएंट है।
और दूसरी चीज हमें एक पर्टिकुलर विषय के लिए इतने इतने रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने हैं। यदि आप ये आप गुत्थी यदि सुलझा लेते हो तो सबसे बड़ा प्रश्न तो वही हल हो जाता है। तो सर मैंने यही किया कि जैसे मैंने सबसे पहले तो एक डिसाइड कर लिया कि मुझे इस विषय के लिए इतना इतना ही पढ़ना है और इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी टॉपरों को फॉलो किया, उनकी बुक लिस्ट देखी और बस मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी इतना ही करूँगा। इसमें से प्रश्न आए तो ठीक है, नहीं तो हम थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के कर लेंगे। तो सर ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ सर मेंस परीक्षा के लिए यदि मैं कहूँ तो उसके अंदर नोट्स मेकिंग सबसे ज़्यादा महत्व का होता है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि नोट्स मेकिंग से हमारा समय बर्बाद हो रहा है, जो चीज़ें किताबों में ऑलरेडी दी हुई है उसे हम फिर से लिख कर क्यों टाइम वेस्ट करें। तो ऐसे हमारे मन में प्रश्न आते थे और मेरे भी आते थे। लेकिन चूंकि मैं जैसे मैंने कहा कि एक मन में डिसाइड कर लिया था कि नहीं मुझे नोट्स बनाने ही है, तो लेकिन बाद में समझा कि हाँ नोट्स बनाए इसलिए मेरी रिवीजन आसानी हो गई। तो भले ही आज आपके यदि कोई नोट्स बनाने में 4 घंटे जा रहे हो, लेकिन ये 4 घंटे आपके 15 दिन बाद, 1 महीने बाद में आपके 16 घंटे बचा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने इतने अच्छे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतने अच्छे रैंक आपने लाया, एक बार फिर से आपको थैंक यू कांग्रेचुलेसन। सो मच। और आगे भी आप सफल रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, देश के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें और इसी तरीके से समय समय पर आगे इस तैयारी से जुड़े छात्रों को मोटिवेट भी करते रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय।